ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के कोर्स में हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिमांड फोरकास्टिंग, और ये आज इस टॉपिक की हमारी लास्ट वीडियो है जो कि पार्ट 4 है। प्रीवियसली हमने डिमांड को डिस्कस कर लिया था काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट से, और एनालिटिकल कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर डिमांड सीजनल पैटर्न के ऊपर होती है तो उसको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, और हम ट्रेंड प्रोजेक्शन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सीजनल वेरिएशन क्या होती है? कंप्यूटिंग सीजनल डिमांड। तो देखिए जी, एक चीज़ को तो समझना पड़ेगा कि बाज़-औक़ात प्रोडक्ट की जो नेचर होती है उसको लोग किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ख़रीदना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि सिर्फ सर्दियों में बिकेंगी, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि गर्मियों में बिकेंगी। तो इसका मतलब है इसकी जो डिमांड है वो ओवरऑल द पीरियड सेम नहीं रहती। एक जो आपका पीरियड है उस पीरियड के अंदर इसके अंदर वेरिएशन आती है, और सेम पैटर्न के साथ वेरिएशन आती है। मिसाल के तौर पर जो सर्दियों में सीज़न 2021 में था, सर्दियों में वही पैटर्न 2022 में रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसे डिमांड को हम कहते हैं सीजनल सीजनल डिमांड। ठीक है जी। तो अगर डिमांड की नेचर सीजनल हो तो फिर हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सीजनल इंडेक्स। ठीक है, तो सीजनल इंडेक्स कैसे निकलेंगे? हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फाइंड द एवरेज एंड हिस्टोरिकल डिमांड ऑफ ईच सीजन। हमारे पास अगर साल में 12 महीने हैं तो हम उनको 12 सीजन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दें कि हमारी जो डिमांड है वो क्वार्टर वाइज चेंज होती है, तो हमारे 4 क्वार्टर वाइज सीजन बन जाएंगे। और अगर हम साल को 3-3 महीनों के इंटरवल पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास उस हिसाब से हमारे पास इतने सीजन बन जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर डिमांड जो सीजन नंबर ऑफ सीजन जो है वो 4 है, यानी कि साल के आपने एक साल के आपने 4 क्वार्टर कर लिए, 4 सीजन हो गए आपके पास। अब लेते हैं जी 2018 से लेकर 2021 तक का डेटा। 2018 के स्प्रिंग का डेटा, 2019 में स्प्रिंग का डेटा, 2020 में स्प्रिंग का डेटा और 2021 में स्प्रिंग का डेटा। ठीक है, और इसी तरीके से समर का भी डेटा होगा, इसी तरीके से बाकी 2 सीजन का भी सेम पैटर्न पे डेटा होगा। यानी कि मेरे पास हर सीजन का पिछले तकरीबन 2-3 से 4 पीरियड का डेटा मौजूद होना चाहिए अगर मैं सीजनल पैटर्न कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ या मैं सीजनल इंडेक्स निकालना चाह रहा हूँ। तो पहले स्टेप में लिखा हुआ है कि जी फाइंड एवरेज हिस्टोरिकल डिमांड ऑफ ईच सीजन। अच्छा जी, फिर ये कह रहा है फाइंड एवरेज डिमांड ओवर ऑल मंथ बाय डिवाइडिंग द टोटल एवरेज डिमांड एंड टोटल नंबर ऑफ सीजन्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एवरेज, यानी कि 3 साल का अगर आपने इंटरवल लिया हुआ है, हर सीजन के अगर 3 साल का पैटर्न है तो सारे सबका क्या ले लिया जाए? एवरेज ले लिया जाए, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगी आपके पास? एवरेज डिमांड आ जाएगी। ठीक है जी। कंप्यूटर सीजन इंडेक्स फॉर ईच सीजन बाय डिवाइडिंग द मंथ, यानी कि सीजन इंडेक्स फॉर ईच सीजन बाय डिवाइडिंग द मंथ हिस्टोरिकल डिमांड फ्रॉम स्टेप 1। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर यानी कि मंथ की एवरेज डिमांड को हम टोटल एवरेज डिमांड से डिवाइड करते हैं। ये अभी बात आप शायद आपको ना समझ में आ रही हो, अभी आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसका मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा और कैसे सीजन इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब एक डेटा है यहाँ पर जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है। अब इस डेटा को अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि लैपटॉप सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी।
वो अपने मंथली इंडिसेस निकालना चाह रही है। इंडिसेस का मतलब इंडेक्स ही होता है ऑफ द सेल्स डेटा। डेटा फ्रॉम द पास ईयर एंड बाय मंथ आर अवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए 12 मंथ का डेटा है और हर मंथ में पिछले 3 साल का डेटा है, यानी कि जनवरी के भी 3 साल का डेटा है, फरवरी के भी 3 साल का, और इस तरीके से 12 मंथ के 3 साल का डेटा हमारे पास मौजूद है। अब ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा ईयर है, यानी कि ईयर 3 जो होगा वो पास्ट होगा, ईयर 2 जो होगा वो मिडिल में होगा, और ईयर 1 जो होगा वो बिल्कुल रिसेंट ईयर होगा। इस तरीके से अब आपने डिमांड हर मंथ की निकाल ली है। अब इस लिहाज से अगर इस डेटा को अगर थोड़ा सा देखें ना हम, तो ये 12 मंथ का डेटा लिया हुआ है। इसका मतलब इस सिचुएशन में हम 12 सीजन्स कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर सीजन के पिछले 3 से 4 पीरियड का डेटा होना चाहिए। अब यहाँ पे 12 मंथ का और हर 12 मंथ का डेटा लिए और हर मंथ के पिछले 3 साल का डेटा लिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ सीजन्स कितने कंसिडर कर रहे हैं, वो 12 सीजन्स कंसिडर कर रहे हैं, 12 मंथ्स एंड 12 सीजन्स। अब हमारा अगला काम ये है कि हम ये जान सकें कि इस 12 महीनों में से सबसे लो डिमांड मंथ हमारा कौन सा होता है और सबसे हाई डिमांड मंथ कौन सा होता है। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो जाए मेरा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो जाए कि अगर ये तो डेटा ईयर 3 का है, ईयर 3 तक का तो एक्चुअल डेटा है, अब जो ईयर 4 होगा जो कि अभी तक आया नहीं है, अगर उसकी डिमांड मिसाल के तौर पे 1500 है, वो पूरे साल की डिमांड आपने फोरकास्ट कर ली, अब उसके अंदर 1500 की डिमांड पूरे साल की है, तो उसकी मंथ वाइज डिमांड मैं निकाल सकूं कि हर मंथ के मेरे पास कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द सीजनल वेरिएशन। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है मेरे, तो ये हम काम इसमें करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या करना है आपने जी, कि आपके पास 12 मंथ हैं, 12 पीरियड्स हैं, हर पीरियड की आपने एवरेज डिमांड निकाल लेनी है। यानी कि जनवरी की एवरेज डिमांड ये आ गई। जनवरी के हमारे पास 3 ईयर थे, 80, 85 और 105 को हमने ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया तो 90 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से इन 3 वैल्यूज का एवरेज आ गया, इन 3 एवरेज का एवरेज आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज डिमांड आ गई इंडिविजुअल हमारे पास सीजन की। क्योंकि 12 सीजन है तो 12 सीजन डिमांड आई है हमारे पास। 4 सीजन होते तो 4 डिमांड आती, तो यहाँ पर हमारे पास 12 सीजन है। अच्छा, अब हमारे पास इन सबको ऐड कर लिया जब हमने, तो ये हमारे पास टोटल एनुअल एवरेज डिमांड आ गई, यानी कि टोटल एवरेज डिमांड जो कि कितनी है 1128 टोटल एवरेज एनुअल डिमांड आ गई। क्योंकि ये एनुअल है, हमने इसको मंथ वाइज निकालना है, तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 94 आ गया, ठीक है। यानी कि इन सब को ऐड करने के बाद अपने नंबर ऑफ सीजन से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज मंथली डिमांड आ गई, ठीक है। तो या हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जितनी वैल्यूज है, अगर हम सबका एवरेज ले लें तो भी आंसर हमारे पास 94 ही आएगा। यानी कि ये 12 मंथ और हर मंथ की 3 वैल्यूज है, तो ये 12 36 वैल्यूज हो गई। इन सबको ऐड कर कर मैं 36 से डिवाइड कर दूं तो भी आंसर 94 ही आएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या आसान तरीकेकार ये है कि एवरेज डिमांड को सम किया जाए और नंबर ऑफ सीजन से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से सेम आंसर आएगा, ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या हुआ जी, पहला स्टेप आपने एवरेज पीरियड डिमांड आपने निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने सीजन इंडेक्स। दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि हमने एवरेज मंथली डिमांड निकाल ली जो कि कितनी आई 94 आई। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि हमने सीजनल इंडेक्स निकालना है। चलिए जी, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ तक का जो काम था इस टेबल में एवरेज पीरियड मंथ का, इस पे तो पिछली स्लाइड्स पे हमने कर लिया था। एवरेज मंथली डिमांड ये तो सेम ही रहेगी, ज़ाहिर सी बात है, ये तो पीरियड वाइज चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो एनुअल है, एनुअल है, ये विदाउट सीजनल पैटर्न है और ये सीजनल पैटर्न के साथ है, ठीक है जी। अब करना ये है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है, यानी कि एवरेज पीरियड डिमांड को एवरेज मंथली डिमांड से आपने डिवाइड कर देना है।
तो आपके पास सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखिए जो भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, उसके बिहाइंड कोई ना कोई एजम्पशन, कोई ना कोई थ्योरी लाजमी होती है, और जो भी हम चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो उसकी हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन लाजमी होती है। तो सीजनल इंडेक्स आपके पास कुछ पॉइंट में और कुछ पॉइंट वन से नीचे और कुछ वन से ऊपर नंबर आपको नजर आ रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है? देखें यहाँ पे इनका मतलब ये है, इस बात को थोड़ा आपने नोट डाउन कर लेना है और जरा समझ लेना है कि अगर सीजन इंडेक्स एग्जैक्टली 1 आ जाए तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर आपका जो सीजन है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। ठीक है जी। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि अगर ये यहाँ पर सीजन इंडेक्स एक्चुअली 1 आ जाए तो वो 1 आएगा कब? जब यहाँ पर भी ये 94 होता और यहाँ पर भी 94 होता, तो एवरेज मंथली डिमांड भी हमारे पास 94 होती और एवरेज पीरियड डिमांड भी 94 होती, तो दोनों को हम डिवाइड करते तो यहाँ पे एक्चुअली 1 आ जाता, तो यानी कि फिर दोनों डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो हमारे पास फिर क्या होता कि इसका मतलब हम ये कंसीडर करते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर सीजन का इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि वैल्यू अगर सीजन इंडेक्स की 1 से ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, जैसे कि आपको डेटा में नजर आ रहा है कुछ वैल्यूज 1 से ऊपर गई हुई हैं और कुछ वैल्यूज 1 से नीचे हैं। अच्छा, अब इनका क्या मतलब है जी? 1 से अगर ऊपर चली जाएगी वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सीजन में आपकी डिमांड बढ़ जाती है, एवरेज डिमांड से बढ़ जाती है, यानी कि ये आपका हाई डिमांड सीजन है। एवरेज डिमांड से ज्यादा सेल करते हैं आप अपने इस सीजन के अंदर। ठीक है जी। अब अगर मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा जो सीजन इंडेक्स मेरा आ रहा है वो 1.309 जो कि मई में आ रहा है। ठीक है जी। और मई की अगर मैं डिमांड देखूं तो सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पर है? एवरेज डिमांड मई में है। तो यही वजह है कि इसका इंडेक्स सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अगर इसका उलट हो जाए कि अगर सीजन इंडेक्स 1 से नीचे हो यानी कि पॉइंट में हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सीजन में आप जो है अपनी एवरेज डिमांड से कम सेल करते हैं, यानी कि वो आपका थोड़ा सा लो डिमांड सीजन होता है, उसके अंदर आपकी सेल्स कम होती हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूं कि भाई सबसे कम जो है मेरा इंडेक्स क्या है, तो वो आ रहा है 0.851। ठीक है, जो कि रिपीट हो रहा है मल्टीपल पीरियड के अंदर। फरवरी में भी 0.851 आ रहा है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी यही आ रहा है। अब ये अगर देखा जाए तो इस सीजन में एवरेज डिमांड है 80 और ये सबसे कम ही है, यानी कि 80 से कम कोई वैल्यू हमारे पास डेटा में नहीं है। तो ये हमें शो कर रहा है कि ये सबसे, ये जो मई का ये जो हमारे पास कौन कौन से पीरियड्स हैं इसमें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी, ये जो है आपके सबसे कम जो है डिमांड सीजन रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपका हाई डिमांड सीजन रहता है जो कि मई का है, जिसके अंदर सीजन इंडेक्स कितना आ रहा है 1.309 आ रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इससे हमें देखें क्या चीज पता चल गई, इससे हमें सीजनल पैटर्न पता चल गया। अगर इस सीजनल पैटर्न, इस सीजन इंडेक्स को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो मेरा ग्राफिकल एक जिगजैग ग्राफ मेरे पास बन जाएगा, जो कि मुझे ये बता रहा होगा कि आपकी जब 1 मंथ से अगर आप 12 मंथ तक मूव कर रहे होते हैं तो आपकी डिमांड जो है कौन से पीरियड के अंदर ज्यादा शूट करती है। तो सीजन इंडेक्स से मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो लो डिमांड सीजन है वो कौन सा है और जो हाई डिमांड सीजन है वो कौन सा है। अच्छा, ये भी मुझे पता चल गया। अब इस सीजन इंडेक्स को हम फोरकास्टिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे जी? अब अगला सवाल ये है कि जी ये तो पता चल गया हमें कि हाई डिमांड सीजन कौन सा है, लो डिमांड सीजन कौन सा है, एवरेज डिमांड सीजन कौन सा है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसके तहत हम फोरकास्टिंग कैसे करें जी? इसका भी तरीका है। अगर हम कंसिडरेशन ये कर लेते हैं कि अब जो आने वाला साल होगा,
अगर उसकी पूरे साल की डिमांड जो है 1200 यूनिट है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इफ यू एक्सपेक्ट द डिमांड फॉर द कंप्यूटर्स टू बी 1100 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, यानी कि आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें अगर पूरे साल की डिमांड कितनी है 1200, तो हम इस 1200 को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हम सीजन इंडेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इस 1200 की डिमांड को मंथ के अंदर तोड़ने के लिए। अब कैसे करेंगे? 1200 डिमांड तो पूरे साल की है और पूरे साल में मंथ कितने होते हैं जी 12 होते हैं, तो 1200 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास हर मंथ पर मंथ डिमांड आ जाएगी। पर मंथ डिमांड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके सीजनल इंडेक्स से। अब देखते नहीं नीचे प्रैक्टिकली ये सॉल्व हुआ है। 1200 को जब आपने 12 से डिवाइड किया तो आपके पास डिमांड आ गई पर मंथ, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो कि पिछली स्लाइड पे आपने जनवरी का सीजन इंडेक्स निकाला था जो कि 0.957 था, 9.957। तो यहाँ पर आपके पास डिमांड कितनी आ गई 96 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमें इससे हम, और इसी तरीके से फरवरी की भी हमने निकाल ली। फरवरी की डिमांड को हमने पर मंथ डिमांड को फरवरी के इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया तो फरवरी की डिमांड आ गई। अब यहाँ पे देखें एक चीज ये देखने की है कि सबसे ज्यादा सीजनल इंडेक्स कहाँ पर था, मई में था। तो सबसे ज्यादा डिमांड भी कहाँ आ रही है, देखिए जी मई में 131 सबसे हाई वैल्यू इसी में है। और हमारे पास फरवरी के अंदर सबसे, फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका सीजन इंडेक्स सबसे कम था, तो इसमें डिमांड भी देखिए सबसे कम आ रही है, 85 सबसे कम डिमांड है यहाँ पर। तो जो पैटर्न एस्टिमेशन में था वही पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सीजनल पैटर्न हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया सीजन इंडेक्स। ठीक है जी, तो इससे हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से हम सीजनल पैटर्न के ऊपर डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रेंड प्रोजेक्शन किस तरीके से निकलता है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 7 ईयर्स का डेटा है टाइम सीरीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइम पीरियड पे अगर डेटा मेरे पास मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। अब हमने रेग्रेशन सॉल्व किया था और मैंने वहां पे बोला था कि ट्रेंड प्रोजेक्शन में रेग्रेशन के बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसकी वजह ये थी कि इस जो हम ट्रेंड प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं इसमें रेग्रेशन का ही इस्तेमाल होगा, तो रेग्रेशन हमने पहले सॉल्व करना सीख ली। सेम वही मेथड को हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ट्रेंड प्रोजेक्शन निकल आएगा। हम इसके अंदर मेथड वही यूज करते हैं, सिर्फ जो रिजल्ट आता है उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि जब हम रेग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आपको ये याद आ रहा होगा कि यार या कि रेग्रेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कम से कम दो वेरिएबल का होना जरूरी है, एक एक्स का और एक वाई का, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। वाई को हमेशा हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, यानी कि सेल्स हम डिपेंडेंट पे रखते हैं और जो चीज सेल्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, एक्स पे रखते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम रेगुलेशन अप्लाई करेंगे, जो मेथड है वो रेगुलेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई होगा कैसे जब हमारे पास दूसरा वेरिएबल ही नहीं है। तो दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, मौजूद तो नहीं है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल तो मौजूद है, मेरे पास डिमांड तो है ना, हमारे पास सेवन डिमांड की वैल्यूज है, और ये जो ये लिखा है ना 1 से लेकर 7 तक, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, यानी कि हम ये कंसिडरेशन कर लेंगे टाइम वाइज जो है वो वैल्यू जो है वो एक्स होगी और जो डिमांड होगी वो वाई होगी, और हम इसके ऊपर रेगुलेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से आगे सोल्यूशन हुआ हुआ है, आप ये देख लें जी। मैंने आपको बताया था कि हम 4 कॉलम बनाते हैं, एक्स वाई की हमारे पास डेटा होता है, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनता है और एक एक्स वाई का कॉलम बनता है। तमाम कॉलम्स का हमने यहाँ पे सम ले लिया उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको रेगुलेशन में सॉल्व करना सिखाया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने रेगुलेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा
तो पिछली वीडियो अगर आप मेरी देख लेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो मैं दोबारा उस डिटेल्स में नहीं जा रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस में कर चुका हूँ। ठीक है जी, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। जो रेगरेशन को मैंने वहाँ पे आंसर निकाल के जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाई थी, वो इंटरप्रिटेशन यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल एक ही है। दूसरा वेरिएबल हमने जबरदस्ती कंसिडर कर लिया जो कि ईयर था, यानी कि जो टाइम था। ओके, उसी तरीके से हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया एक्स का और वाई का। ठीक है जी, और उसी तरीके से हमने यहाँ पे स्लोप भी निकाल लिया। अब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और b इज इक्वल टू 10.54, यानी कि x का एक यूनिट चेंज होने से जो y है वो 10.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज बीटा वैल्यू इज पॉजिटिव। स्लोप हमें यही बता रहा होता है, मैं डिस्कस किया था आपके साथ पहले भी। और हमारे पास इंटरसेप्ट कितना आ गया, 56.7। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेगरेशन इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 56.7 प्लस 10.54x। अब अगर इस इक्वेशन को जरा सा गौर किया जाए तो यहाँ पे x हमने कंसीडर क्या किया था, जो कि ईयर था। y क्या है, सेल्स, और x क्या है, टाइम, जो कि ईयर 1 से लेके 7 तक ईयर चल रहा है। अब देखें जी, टाइम हमेशा आगे जाता है, कभी पीछे तो जाता नहीं है। ठीक है, तो टाइम बढ़ रहेगा हमेशा, कम तो होगा नहीं। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा टाइम का और सेल्स का। अगर थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझा जाए ना, तो हमने रिलेशन किसका देखा है, टाइम का और सेल्स का। टाइम बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगी। इससे क्या पता चल रहा है जी, आपकी सेल वक्त के साथ साथ ग्रो कर रही है। आपकी जो सेल्स है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। वक्त बढ़ रहा है तो सेल्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 7 पीरियड तक का डेटा था। अगर एट को प्रिडिक्ट करना चाहूँ मैं, तो यहाँ पे एक्स के क्या पुट कर दूंगा, मैं 8 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो वाई की मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 प्रिडिक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर अगर बी मेरे पास नेगेटिव आ जाता तो मैं ये समझता कि टाइम का और जो सेल्स का रिलेशनशिप है वो क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि मेरी सेल्स नेगेटिव टूवर्ड्स दी ट्रेंड जा रही है। मेरी सेल्स का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक चीज का जो टाइम पीरियड के ऊपर जो चीज चल रही है उसका ट्रेंड, ट्रेंड क्या है। तो टाइम के साथ हमने रिलेशनशिप देखा सेल्स का, तो वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है सेल्स पॉजिटिव टूवर्ड्स द ट्रेंड जा रही है, यानी कि अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो लाइन मेरे साथ टाइम पीरियड के हिसाब से ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्लोप जा रही है लाइन मेरी। इसका मतलब है सेल्स कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे टाइम पीरियड मेरा बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि आप अपनी सेल्स में ग्रो कर रहे हैं या आप अपनी सेल में डिक्लाइन कर रहे हैं, ये ट्रेंड प्रोजेक्शन के थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, रेग्रेशन में और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आंसर निकला उसमें डिफरेंस है, उसकी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है। रेग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल यही इक्वेशन जो है, अगर हम रेग्रेशन की कंसिडर कर लें, यहाँ पे एक्स कोई भी वेरिएबल हो, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन हो एक्स, तो यानी कि फिर मैं ये कंसिडर करता कि पॉपुलेशन का एक फैक्टर बढ़ने से, यहाँ पे पॉपुलेशन का एक फैक्टर बढ़ने से सेल्स 10.54 टाइम्स बढ़ेगी, और पॉपुलेशन को जीरो कर देने से सेल्स कितनी हो जाएगी, 56.7 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि x कोई वेरिएबल नहीं है, x तो टाइम है, तो टाइम को तो हम रोक भी नहीं सकते, टाइम तो बढ़ेगा अपने टाइम अपनी स्पीड के साथ। तो जैसे ही ईयर बढ़ेगा, एक ईयर के इम्पैक्ट आने पे, यानी कि अगले साल आपकी डिमांड 10.54 टाइम बढ़ जाएगी, और जब नवा साल आएगा तो उस टाइम आपकी डिमांड 10.54 टाइम्स मजीद बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी डिमांड में हर मरतबा 10.54 टाइम्स का डिफरेंस आता चला जाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है ट्रेंड प्रोजेक्शन का। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, और ये डिमांड फोरकास्टिंग का हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे मुकम्मिल होता है। और अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजिंग हो या कोई अगर आपको चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे भी एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए हैं, कैलकुलेट किए यहाँ पर। इसको मैं सॉफ्टवेयर पे भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में।
अभी हम इन्वेंट्री कैपेसिटी सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे और मैं एक अलग से पूरा कोर्स डेवलप करूँगा सॉफ्टवेयर का, जो कि जिसके अंदर ये सारे आइटम्स जितने भी MRP, MPS और एग्रीगेट प्लान और आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मेरा एक अलग से पूरा कोर्स होगा। एक वीडियो पे वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि एक वो छोटा कोर्स, छोटे छोटे तो एलिमेंट नहीं है, वो ज़्यादा उसमें कंटेंट है, तो वो मेरा अलग से पूरा कोर्स होगा। तो PMQM के ऊपर मैं अलग से पूरा एक कोर्स बनाऊंगा और उसकी मैं सारी वीडियोस डालूंगा। और ये जितने भी हमारे पास लेक्चर्स चल रहे हैं, इसका मटेरियल आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा एकेडमिक गुरु के ऊपर, ठीक है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि हर आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।